हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लासेस मिलती रहें। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। आज का हमारा टॉपिक है CDP का टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि आपकी अक्षमता के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें CDP के जितने भी टॉपिक अभी तक हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में अभी तक के जितने भी टॉपिक हुए हैं उन सभी को आप लोग ज़रूर देख लें। आपका बहुत जल्द अब सिलेबस कंप्लीट होने वाला है क्योंकि कुछ ही टॉपिक बचे हैं, जैसे आपके RT 2005 हो गया, NCF हो गया आपका, है ना, 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं वो हो गई। कुछ टॉपिक ही बचे हैं, लगभग आपका CDP पूरा कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द। तो थ्योरी तो आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमें करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आप लोग एक एक बार थ्योरी, एक बार, दो बार या तीन बार, जितनी बार वीडियो देखना पड़े देखिए, उसको समझना है, आपको रटना नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि आपकी रियल लाइफ से एग्जांपल उठा करके आपको इसको समझाऊं, क्योंकि अगर आप लोगों को CDP समझ में आ गई तो आपसे जो क्वेश्चन आते हैं CDP के, क्योंकि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे कि आपने जो अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए और आपको सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाए। हाँ, लेकिन लॉजिक वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसी लैंग्वेज को थोड़ी बहुत चेंज करके उसी से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो ये चीज़ें रहती है, इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है CDP को। और चाहे आपकी जैसे हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश पेडालॉजी, मैथ पेडालॉजी हो या फिर आपकी EVS पेडालॉजी हो, समझ लोगे अगर आप CDP और पेडालॉजी को तो फिर आपसे क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे अभी तक लगभग वो भी हो गए हैं। अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन या मैक्सिमम दो क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आ जाते हैं, याद रखिएगा, CTET में। और बाकी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है तो वो कितने प्रकार की होती हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर 5 प्रकार की बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में पहले आ जाता है आपका विजुअल डिसेबिलिटी, यानी कि दृष्टि अक्षमता। इसके बाद श्रवण अक्षमता मतलब ऑडिटरी डिसेबिलिटी। मानसिक अक्षमता, इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके। गामक अक्षमता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमता में आ गई आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है आपकी। 5 प्रकार की आपकी डिसेबिलिटी बताई गई है यहाँ पर। पहली हो गई विजुअल डिसेबिलिटी, ऑडिटरी डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। दृष्टि अक्षमता, श्रवण अक्षमता, मानसिक अक्षमता, गामक अक्षमता और अधिगम अक्षमता, ये आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हो गई। तो एक दो बार इनको पढ़िएगा तो आपके दिमाग में छप जाएगी सीधी। एक दृष्टि अक्षमता हो गई, देखने में प्रॉब्लम। श्रवण अक्षमता, सुनने में प्रॉब्लम। मानसिक अक्षमता यानी कि आपकी बौद्धिक अक्षमता कह सकते हो, जो एक मानसिक रूप से जो बीमार होते हैं या मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं उनको आप कहोगे, है ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनके अंतर्गत आएगी। गामक अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब आने चलने में, है ना, आपके जो हाथों में विकलांग हो, जो हाथ आपका बिल्कुल ना चल रहा हो, पैरों में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि उस पैर से आप चल ना पा रहे हो, तो वो विकलांगता आपकी कहलाएगी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमता हो गई कि आपको कुछ सीखने में प्रॉब्लम होती है, आप जल्दी सीख नहीं पाते हैं, तो वो हो जाती है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये हो गई आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी।
अब बात करेंगे इसमें से अधिगम अक्षमता। ये जो आपने 5th पॉइंट पढ़ा हमने कि अधिगम अक्षमता कौन कौन सी होती हैं सीखने में, जब बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो उसके भी कई टाइप्स हैं अब आपके अधिगम अक्षमता के, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी के। तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में देखते हैं कि उनके कितने प्रकार हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार से, यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी से आपके क्वेश्चन सी टेट हो या फिर कोई भी टेट एग्जाम हो, किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अब जो आपकी टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसका पहला टाइप है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में हम लोग देखेंगे कि डिसलेक्सिया होता क्या है। तो डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध क्या है, पठन से है। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो अगर आपको पढ़ने में कठिनाई जाती है तो वो आपका डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध किससे है, पठन से है। पढ़ने में कठिनाई होती है, ई एवं का में विभेद नहीं कर पाता, मतलब शब्द हैं अगर तो ई एवं का में विभेद नहीं कर पाएगा, अंतर नहीं उसको समझ में आता है कि एक्चुअली मैं पढ़ क्या रहा हूँ। इसके बाद बात करें सॉ और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं समझ पाते। तो ये प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट में मैंने बताया आपको कि अगर पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है तो वो डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है आपके अंदर। लेटर रिवर्स कर देना, पढ़ना इत्यादि। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि होती है। ये पॉइंट इसलिए बताया गया कि कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, जब आप पढ़ेंगे गलत तो लिखने में गलतियां तो करेंगे ही। तो जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है। 100% कोई चीज़ श्योर नहीं होती कि नहीं होगी ही, लेकिन चांसेस हैं कि अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं सही से तो आप लिखने में भी गलती कर सकते हैं। तो डिसलेक्सिया याद रखिएगा, इसको बोलेंगे क्या, डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया में जो विकार होता है वो होता है कि आपको पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। आप जैसे सौ या वाज लिखा हुआ है इनमें अंतर ही नहीं समझ पाते। न्यूक्लियर है कि ये अनक्लियर है, इनमें ही अंतर नहीं समझ पा सकते। न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहे हो, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ रहे हो, सौ को वाज पढ़ लेते हो या वाज को सौ पढ़ देते हो। तो ये प्रॉब्लम जब होती है तो वो प्रॉब्लम है आपकी डिसलेक्सिया की, यानी कि आपकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो डिसलेक्सिया है आपको। फिर से एक बार देख लो डिसलेक्सिया के कौन कौन से पॉइंट हैं। डिसलेक्सिया को याद रखिएगा आप, पढ़ने से, पढ़ने में कठिनाई होती है, जैसे ई एवं का में अंतर ना बता पाना, सौ वाज न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं समझ आता उसको। लेटर रिवर्स कर देना, पढ़ना इत्यादि। जैसे लेटर को रिवर्स करके, मान लीजिए यहाँ पे वही चीज़ है ना, जैसे वो WAS लिखा हुआ है, आप इधर से पढ़ लेते हैं ऐसे, W100 पढ़ रहे हैं इसको इधर से, तो ये क्या हो गया, लेटर को ही रिवर्स कर दे रहे हैं आप, इसके बाद पढ़ रहे हैं। और जो मेन पॉइंट ये है कि जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है। तो डिसलेक्सिया आपको समझ में आया। डिसलेक्सिया आपका पढ़ने में अगर कठिनाई होती है तो आपको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। चलिए अगला, अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या होता है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से देखिए वो मैं बता दूं, कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आपको याद रखना है डिसलेक्सिया सीटेट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको याद रखिएगा। अप्रेक्सिया सीटेट के अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ सीटेट दे के टीचर तो नहीं बन जाओगे। सीटेट तो आपका एक टेट एग्जाम है, इसके बाद आपको सुपर टेट देना होगा या अपने स्टेट का एग्जाम देना होगा मेन। तो आप कोशिश करिए सब, लेकिन अभी अभी सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, टाइम कम है, तो आप इम्पोर्टेंट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अप्रेक्सिया क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं होते।
यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न होता है। अप्रेक्सिया एक शारीरिक विकार है, याद रखिएगा। जैसे कि व्यक्ति अच्छे से लिख नहीं सकता, चलने में टहलने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो ये आपका कहलाएगा कि उसको किसका प्रॉब्लम है, अप्रेक्सिया का प्रॉब्लम है। यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी में कौन सा टाइप है, अप्रेक्सिया है। यह एक शारीरिक विकार होता है जिसमें मांसपेशियों के संचालन में प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका लिखने, चलने, टहलने या बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो ये कहलाएगा आपका अप्रेक्सिया। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। यदि मतलब मस्तिष्क का जो एक सेरेब्रम होता है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इसके कारण ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बोलने में प्रॉब्लम होने लगती है, टहलने, चलने, लिखने, पढ़ने में नहीं, सॉरी, लिखने में, क्योंकि लिखने में क्या होती है, आपकी छोटी छोटी मांसपेशियां भी यूज होता है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में अगर प्रॉब्लम होती है तो ये अप्रेक्सिया होगा। दिमाग में रखिए, अप्रेक्सिया एक शारीरिक विकार है। अगर मस्तिष्क के सेरेब्रम में कोई क्षति आ जाती है तो उसकी जो सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं उनमें प्रॉब्लम होने लगती है, लिखने, चलने, टहलने और बोलने में। आई थिंक आपको अप्रेक्सिया भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या है? अप्रेक्सिया का एक प्रकार है जो अभी आपने ऊपर पढ़ा। अप्रेक्सिया में क्या होता था कि जो आपकी मांसपेशी यानी सूक्ष्म गतिक कौशल जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती थी। अगर मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति आ जाती थी तो प्रॉब्लम होती थी अप्रेक्सिया की। अप्रेक्सिया का एक प्रकार है ये डिस्प्रेक्सिया। ये क्या है, मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है, क्योंकि अप्रेक्सिया भी होता था। हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए नहीं है, लेकिन पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो आपका एक नंबर बन जाता है। तो डिस्प्रेक्सिया समझ में आया कि अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है, मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। यह हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता अगर डिस्प्रेक्सिया की प्रॉब्लम है तो। और डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब आपका आ गया अफेसिया। अफेसिया भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता। अगर आपको भाषा में या फिर कम्युनिकेशन में, बात करने में, है ना, जब आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं होती, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम जाती है, तो भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता आपकी कहलाएगी अफेसिया। मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या होने लगती है कि आप कोई भी समस्या हो, कोई बात करनी है, तो आप मौखिक रूप से उन विचारों को नहीं बता पाते हैं सामने वाले को, किसी को भी, है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका हो जाएगा अफेसिया, यानी कि भाषा एवं कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण में आपको प्रॉब्लम होती है, अपने विचार अभिव्यक्त करने में किसी से प्रॉब्लम होती है, या मौखिक रूप से सीखने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपका ये कहलाएगा अफेसिया। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह उत्पन्न होता है। तो देखिए, इसमें अगर मस्तिष्क में कोई भी प्रकार की कभी कभी क्षति हो जाती है तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आने लगती है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है आपका कि मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या जब होती है तो आपका होता है अफेसिया। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता आपका कहलाएगा, यानी कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम होती है। अब आपका आ गया डिस्फेजिया। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता। जब मस्तिष्क में क्षति आ जाए और बातचीत करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो या पूर्णतः ही बातचीत करना बंद हो जाए आपका, तो आपका ये कहलाएगा डिस्फेजिया कह सकते हैं आप इसको, डिस्फेजिया। अलेक्सिया
अब इसको भी समझिएगा, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी था। अब आप कहेंगे अलेक्सिया मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता, इसमें भी होती है। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता, विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। यह अर्जित डिसलेक्सिया है। ठीक है, क्या है ये? यह अर्जित डिसलेक्सिया है। अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं है। अगर आपको अलेक्सिया है तो आपको अफेजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्ग्राफिया होता है आपका, ग्राफ मतलब लिखने संबंधी, याद रखिएगा, आगे नीचे मैं आपको बताऊंगा। डिस्ग्राफिया होता है आपका, अगर लिखने संबंधी आपको प्रॉब्लम होती है तो वो आपका कहलाएगा डिस्ग्राफिया। तो अलेक्सिया के कारण कौन कौन सी अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता भी हो सकती है, आपको याद रखिएगा, लेकिन प्रत्येक स्थिति में यह संभव नहीं है। एलेक्सिया क्या है? और यह एक अर्जित डिसलेक्सिया है। मस्तिष्क में क्षति के कारण जब प्रॉब्लम होती है पढ़ने में तो आपको क्या हो जाएगा? वो एलेक्सिया हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिस्ग्राफिया सीटेट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट है। डिस्ग्राफिया भी बताया मैंने, नाम से याद रखिए। ग्राफ मतलब क्या हो जाएगा? लिखने से याद रखिए, ऐसे ग्राफ मतलब लिखना, क्योंकि ग्राफ में क्या होता है, आप ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो क्या होता है? लिखना होता है आपको, तो नाम ही है डिस्ग्राफिया। तो लिखने संबंधी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो कहलाएगा डिस्ग्राफिया। यहाँ पर देखिए, लिखने संबंधी अक्षमता कहलाती है, ठीक से नहीं लिख पाना। हाथ, हथेली, अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियाँ, सीधी सी बात है, अगर आपके हाथ में प्रॉब्लम है, उंगलियों में प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, तो ये भी आपका कहलाएगा क्या? डिस्ग्राफिया। या मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हो गया आपका डिस्ग्राफिया। शॉर्ट में याद रखिए, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने संबंधी प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। ये भी आपका डिस्कैल्कुलिया भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इसको भी आपको अच्छे से समझना है। डिस्कैल्कुलिया जैसा नाम है कि अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आपको डिस्कैल्कुलिया है। जैसे गणित आप लगाते हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम होती है, अंक गणित लगाने में, समझने में कठिनाई होती है, तो आपका क्या होगा? ये कैलकुलेशन से संबंधी होती है मैथ, तो डिस्कैल्कुलिया है आपको। इसे न्यूमेलेक्सिया भी कहा जाता है। ग्राफिकल, ऑडियोग्राफिक, लेक्सिकल, वर्बल, ये जो भी प्रॉब्लम आएंगी ये सब क्या कहलाएगी? आपकी डिस्कैल्कुलिया के अंदर आएंगी। मस्तिष्क संबंधी, देखिए मस्तिष्क में क्या होता है, जो मस्तिष्क होता है तो सभी मांसपेशियां वहां से कनेक्टेड होती हैं, तो अगर मस्तिष्क में प्रॉब्लम आ जाती है तो लगभग आपकी सारी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है ना, उसमें से कुछ भी आपको हो सकता है। इसलिए ये पॉइंट आपको सब में मिलेगा, मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी के कारण भी आपको डिस्कैल्कुलिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिस्कैल्कुलिया से याद रखिए कि अगर कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आती है तो कैलकुलेशन मैथ में होता है, अंक गणित में होता है, रीजनिंग में होगी आपकी, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़े, अगर उससे संबंधी आपको प्रॉब्लम जाती है तो फिर आपको डिस्कैल्कुलिया है, याद रखिएगा। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आ रही है कि आपको सीखने में कहाँ कहाँ कठिनाई जाती है, तो ये सारी उनकी क्या है? टाइप्स हैं आपके। अब आ गया आपका डिस्थीमिया। ओके, डिस्थीमिया क्या होता है इसको समझ लीजिए। गंभीर तनाव की अवस्था को हम क्या कहेंगे? डिस्थीमिया कहेंगे। व्यक्ति की जो मन की स्थिति होती है वो एकदम निम्न रहेगी, लो क्वालिटी की रहेगी। बालक का इससे अधिगम प्रभावित होगा। सीधी सी बात है, अगर आप तनाव में हैं तो आप कैसे कोई चीज़ सीख पाएंगे? तो अधिगम प्रभावित आपका होना ही होना है अगर आप तनाव की अवस्था में हैं। तो डिस्थीमिया आपका हो गया कि अगर आप तनाव की अवस्था में हैं तो आपका लर्निंग क्या होगा? प्रभावित होगा। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया के जो पॉइंट है उनको याद रखिए। इसमें क्या होता है कि भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे हैं या हमारे अपूर्ण हैं। इसमें क्या होता है? अपूर्ण अपने आप ही दिमाग में, आप बच्चा देख रहा है
या कोई भी व्यक्ति ऐसे देखेगा यार मेरी हाइट कम है ना, या फिर मेरी नाक लंबी है, तो उनको लगेगा कि अब जैसे मेरे क्या होगा, हाथ, जो मेरे हाथ है ना उनकी लंबाई बहुत कम है। तो इस तरह का क्या होता है, भ्रम हो जाता है कि शरीर के जो कुछ अंग है वो बहुत छोटे हैं या फिर मेरे अपूर्ण हैं। और शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना जब दूसरे लोगों से भी करने लगता है, इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। अब जब उसका दिमाग इन सब चीजों में होगा तो फिर लर्निंग में प्रॉब्लम होगी ना। तो वही चीज है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव आपका लर्निंग यानी कि अधिगम में पड़ता है। तो ये होता है डिसमोर्फिया, यानी कि उसको भ्रम हो जाता है कि मेरे शरीर के कुछ अंग छोटे हैं या फिर अपूर्ण हैं, तो उसे आप डिसमोर्फिया कहेंगे। यहां पर बात कर लेंगे प्रतिभाशाली बच्चों की। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो किस तरह के बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होती है, सीखने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, उनमें सीखने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। कुछ नया सीखने को मिल जाए, है ना, जो मुझे नहीं आता, तो जिज्ञासा उनके अंदर बहुत भरी रहती है, तभी तो वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। चीज़ों के याद रखने की स्मृति यानी कि मेमोरी उनकी बहुत अच्छी होती है। अगर कोई चीज़ एक बार उन्होंने पढ़ ली या सुन ली तो उनके जो मेमोरी में है एकदम फीड रहती है लंबे समय के लिए। सृजनात्मकता पाई जाती है, क्रिएटिविटी पाई जाती है। वो बच्चे जो होते हैं क्रिएटिव बहुत होते हैं। जो इनका आईक्यू लेवल होता है वो लगभग 140 से ऊपर होता है, उन्हीं को कहा जाता है प्रतिभाशाली बच्चे यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो इनका जो आईक्यू लेवल होता है 140 से ऊपर होता है। तर्क शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। इनके जो शब्द ज्ञान का विस्तार जो होता है ना, वो बहुत अच्छा शब्द ज्ञान का विस्तृत होता है। जो शब्द होते हैं, जो शब्द ज्ञान होता है आपका, वो बहुत अच्छा होता है गिफ्टेड बच्चों का, यानी कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होने। मौलिक चिंतन कर सकते हैं। तो इतने पॉइंट हैं आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन की यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों की। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इनमें क्या होता है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, नया कुछ सीखने की, नया कुछ पढ़ने की, नया कुछ क्रिएटिविटी करने की, चीज़ों को याद रखने की इनकी स्मृति यानी कि मेमोरी बहुत अच्छी होती है। इनमें क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता बहुत पाई जाती है। इनका जो आईक्यू लेवल है वो 140 से ऊपर होता है। तर्क शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। शब्द ज्ञान विस्तृत होता है इनका। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। मौलिक चिंतन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी। अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो ये सभी क्वालिटी उनके अंदर पाई जाती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम अक्षमता का प्रकार। तो पढ़ ही रहे थे, अब हम यहाँ पर उसी से रिलेटेड डिसेबिलिटी से रिलेटेड और पॉइंट है उनको पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट। तो आपका जो PWD यानी कि फिजिकल विथ डिसेबिलिटी, उस टाइम पे आपकी इसमें कितनी 1995 में ये आया हुआ था आपका फिजिकल विथ डिसेबिलिटी। उस टाइम पर 7 प्रकार की डिसेबिलिटी बताई गई थी। कब? 1995 में। PWD इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फिजिकल विथ डिसेबिलिटी। एक कलर चेंज कर लेते, एक सेकेंड। चलिए, फिजिकल विथ डिसेबिलिटी आया था आपका 1995 में। उसके हिसाब से कितनी डिसेबिलिटी थी? 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी। इसके बाद आपका RPWD आता है यानी कि राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज 2016 में। क्या? RPWD यानी कि राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज कब आता है? अब 2016 में। यह रिवाइज किया जाता है। जो आपका PWD 1995 में आया था, इसको रिवाइज किया गया था। यह PWD 1995 को रिवाइज किया गया था। अब जो आपका ये RPWD यानी कि राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो 2016 में आया, इसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया। और ये आपका लागू कब हुआ? RPWD जो है 15 जून 2017 को लागू हुआ था। इसको आप याद रख सकते हैं।
2016 में आपका आया राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, जो आपका PWD 1995 में आया था। इसके अकॉर्डिंग 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी। जब इसको रिवाइज करके 2016 में लाया गया तो इसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया, और ये आपका जो RPWD है लागू हुआ 15 जून 2017 को लागू किया गया। अब वो 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी है एक एक करके मैं बता देता हूँ, बाकी आपको इसकी PDF मिल जाएगी तो एक बार वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं, लेकिन जब हमने पढ़ा है कि 21 प्रकार कौन कौन सी होती हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ है वो कौन कौन सी हैं। ये सभी 21 डिसेबिलिटीज दी हुई हैं, जैसे आपका ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन हो गया, लो विजन कम दृष्टि हो गई, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हो गया, श्रवण बाधित गतिक विकलांग यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हो गई, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गई। इस तरह से आपको मिल जाएंगी 21 प्रकार की, जैसे बौनापन यानी कि ड्वार्फिज्म हो गया, मेंटल इलनेस मानसिक बीमारी, बौद्धिक विकलांगता, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। ये क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आपका ये हो गया। इसके अलावा आपका जैसे क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलेसीमिया हो गया आपका, वाणी एवं भाषा विकलांगता, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, एकाधिक विकलांगताएं, पार्किंसंस रोग, एसिड अटैक पीड़िता को भी इसमें शामिल किया गया है विकलांगता में। तो ये आपकी टोटल 21 प्रकार की क्या हो गई? विकलांगता, जो कि RPWD 2016 में जो आया था उसके अकॉर्डिंग आपके 21 विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया। उसमें से ये सभी 21 डिसेबिलिटीज है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं, फिर भी एक दो बार आप उसको पढ़िएगा ताकि आपके दिमाग में नॉलेज क्लियर रहे कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि RPWD जो 2016 में आया इसे लागू कब किया गया? तो 15 जून 2017 को। इसमें कितनी विकलांगता यानी कितनी डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है? तो इसमें की गई है 21 डिसेबिलिटीज़ की। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने बता दिया कि उनका IQ लेवल जो होता है वो कितना होता है? 140 प्लस पहुँच जाता है। IQ लेवल कितना होता है उनका? 140 से ऊपर होता है। उनके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, उनकी जो तर्क शक्ति है वो बहुत अच्छी होती है, उनकी जो मेमोरी है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सारे पॉइंट आपके हो गए प्रतिभाशाली बच्चों से रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक था हमारा अधिगम टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, देखिए क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, और टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, राइट। तो क्या क्या हो गया? टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि अधिगम अक्षमता भी पढ़ लिया, अक्षमता के प्रकार भी पढ़ लिए। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, मैक्स लगभग एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, और वो ज़्यादा चांस है आपके टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज से, यानी कि अधिगम अक्षमता से आपसे एक क्वेश्चन आने वाला है। तो इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। मैक्सिमम पूछा जाता है, कभी ना पूछा जाए अलग बात है, नहीं तो हर बार एक क्वेश्चन आपका यहाँ से CTET द्वारा पूछा जरूर जाता है। तो चलिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा, कहीं पर आपको समझ में नहीं आया तो भी आप ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिए, जितने लोग CTET हो या फिर किसी भी अपने स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वो बिहार टेट हो आपका, छत्तीसगढ़ टेट हो, हरियाणा टेट हो, हिमाचल प्रदेश टेट हो, UP टेट, MP टेट, किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आपके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। CDP आपका PRT लेवल में आता ही आता है, और पेपर सेकेंड यानी 6 to 8 में भी आपका CDP आता है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।